हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सभी। आज है चैप्टर नंबर 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की शुरुआत। पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम लोग इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने 3 चैप्टर्स हेलोएल्केन्स, अल्कोहल्स और कार्बोनिल्स इनकी थ्योरी डिस्कस कर ली थी और हेलोएल्केन्स वाले के तो क्वेश्चंस भी कर लिए थे। बाकी दोनों चैप्टर्स की क्वेश्चंस रिमेनिंग है, वो मैं इसी के होने के बाद कराऊंगा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चंस जो है ना वो और चैप्टर से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई अल्कोहल फिनॉल्स का क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसमें एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा या फिर कार्बोनिल का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। इस वजह से बच्चे कर नहीं पा रहे थे इन क्वेश्चंस को। तो मैंने ऐसा सोचा है कि एक बार हम थ्योरी डिस्कस कर लें, सारी थ्योरी वाइंड अप हो जाए, देन हम जो है एक साथ सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। इससे आप लोगों को आप कनेक्ट कर पाओगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और किस चैप्टर में से क्या-क्या चीज़ों पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज इसी क्लास में हम लोगों को वाइंड अप करना है। जितना हो पाएगा उतना देखेंगे, अगर बच गया तो एक लेक्चर और ले लेंगे, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज इसी क्लास में आपकी थ्योरी वाइंड अप हो जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हम छोड़ते कुछ भी नहीं हैं, करते सब कुछ है। बस इतना फ़र्क है कि हम लोग बहुत ही जो है कंसाइज़ वे में चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चीज़ टॉपिक सारे कवर होते हैं, ऐसा कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाता, लेकिन हम ज़्यादा एक टॉपिक पर टाइम डिवोट नहीं करते। ऐसा मान के चलते हैं कि आपने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा सुन रखा है। मतलब बिल्कुल भी आप इन चीज़ों से ऐसा नहीं है अनजान हो। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर नंबर 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ। इससे हमारे ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, या फिर बायोमोलिक्यूल से रह जाएगा, उसे भी देख लेंगे कि अगर अभी करना है अभी कर लेंगे, वरना उसके जो है क्वेश्चंस वो अलग चैप्टर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। वहां पर ये है कि मैं क्वेश्चंस थ्योरी के साथ ही डिस्कस कर सकता हूँ। वहाँ वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इन चारों चैप्टर से उसका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अमीन्स पढ़ेंगे, अमाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइजोनियम के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये है हमारे क्यूआर कोड्स, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, आरएटा चैनल, बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सेशन की पीडीएफ और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए करें। और अगर आप कोई और चैनल ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं तो एटलीस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी चीजें, सारे डिस्कशन सारे यहीं होते हैं। आप आपस में भी डाउट्स पूछ सकते हैं, एक दूसरे से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप टेलीग्राम पर कर सकते हैं। तो बाकी ज्वाइन करो ना करो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है? और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर बेल आइकन को हिट कर दो अगर आपने अभी तक हिट नहीं किया है। इससे क्या होता है, 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कोई भी वीडियो का, और आपको कोई भी लेक्चर मिस होने से बच जाएगा। ठीक है? वरना क्या होता है कि लेक्चर मिस हो गया तो फिर पीछे जाके देखते हो वीडियो को, 1.5x पर 2x पर देखोगे और फिर समझ नहीं आएगा, फिर पीछे करोगे, क्योंकि पेशेंस रहता नहीं है। तो लाइव देख लो या वन गो में देख लो, वो ज्यादा अच्छे है। ठीक है, चलिए, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने की होती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, अमीन्स। ओके, चलो। तो अमीन्स का बेसिकली होता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। उसमें ही कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा था, अमाइड। एक्सक्यूज मी, ये हमने पढ़ा था अमाइड, पढ़ा था ना। इसी तरीके से एक होता है अमीन। अभी अमीन किसका डेरिवेटिव होता है, ये अमीन होता है अमोनिया के डेरिवेटिव। जब हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ी थी कार्बोनिल कंपाउंड में, तो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि NH2 और X, इस तरीके की एक स्पीशीज जो है वो अटैच होती है ना। और हम लोगों ने इसके डेरिवेटिव्स करे थे। मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पे शिफ्ट बेस बनता है एक जगह पे, मैंने बोला था हाइड्रोजन बनता है, ऑक्साइम बनता है, ये सब बातें हम लोगों ने करी थी, सेमी कार्बोजाइड वगैरह की बातें करी थी। और मैंने कहा था एक्स ग्रुप डिपेंड, ये सब कुछ सेम रहेगा, और एक्स ग्रुप जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आपको क्या बनना है प्रोडक्ट। ये मैंने बात बताई थी पिछली क्लास में। मैंने कहा था कि कुछ नहीं करना होता, बस H2O माइनस कर दो और जो प्रोडक्ट बने और जो बचे उन सबको ज्वाइन करके आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इतने सब हमने डिस्कस कर लिया था। 2,4-DNP टेस्ट देख लिया था, उसके अंदर हम लोगों ने जो है। अब
इसमें एक चीज आती है, वो क्या है, अमीन। अभी अमीन कौन सा डेरिवेटिव हुआ इसका, अभी अमीन इस तरीके का डेरिवेटिव होता है, या तो ये एल्काइल डेरिवेटिव हो या यहाँ पे एराइल ग्रुप लगा हो। इन दोनों के साथ जो डेरिवेटिव बनता है अमोनिया का वो होता है अमीन। किस तरीके से हो सकता है, इसे हम डिनोट कर सकते हैं R NH2 के साथ। ये R ग्रुप आपका एल्काइल हो सकता है, ये यहाँ पर आप एराइल मान लो, कुछ भी हो सकता है। कैसे बना, ये अमोनिया में से एक नाइट्रोजन निकाल के बन गया, ठीक है। और जो अगर एक नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन कह रहा हूँ, हाइड्रोजन निकाल के बन गया, अगर एक हाइड्रोजन निकाल के बना है ये, तो ये कैसा अमीन है, ये हमारा प्राइमरी अमीन है। कैसा अमीन है, ये हमारा प्राइमरी अमीन है। जैसे हमारे कार्बन होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, वैसे ही अमीन का भी चलता रहता है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, ऐसे जो है अमीन में भी चलती रहती हैं सब चीजें, ठीक है, इतनी बात याद रखना। अच्छा, सपोज करो मैंने जो है एक निकाल के यहाँ पे एक 1 डिग्री अमीन बना लिया। सपोज करो मैंने एक और हाइड्रोजन रिमूव कर लिया और एक R ग्रुप और ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2NH2। ये कैसी अमीन बन गई, ये बन गई सेकेंड डिग्री अमीन, ठीक है। सपोज करो मैंने इसमें मतलब प्लस R और क्या हो रहा है -H, फिर से मैंने इसमें R ग्रुप ऐड किया और यहाँ पे मैंने H एक और निकाल दी, तो क्या हो जाएगा, ये R3NH, यही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दो राहें है ही नहीं, क्यों, यही हो जाएगा ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, एक मिनट रुकना, जरा थोड़ी अरेंजमेंट नहीं बन पा रही है मेरी। R3NH, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्शियरी अमीन, सिंपल। अगर हम लोगों ने फिर भी ये कोशिश करी, वैसे तो हम लोग यहाँ रुक जाते हैं, अगर फिर भी यहाँ से कोशिश करी हम लोगों ने कि नहीं साहब हमें तो एक और H ऐड निकालना है जो बच्चा कुचा है, और एक R और ऐड करना है, तो अब ये ले लेता है फॉर्म एक सॉल्ट का, ठीक है। एक H लास्ट वाला भी निकाल दिया तो ये फॉर्म ले लेता है सॉल्ट का, ये हो जाएगा RH4 R4N, और ये पूरा पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, कैटायनिक पार्ट हो जाएगा। अब इसमें काउंटर एनाइन चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक काउंटर एनाइन चाहिए, तो एक X नेगेटिव इसके लिए एक काउंटर एनाइन होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है एक क्वाटरनरी सॉल्ट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं टेट्रा एल्काइल। टेट्रा एल्काइल यानी 4 एल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, टेट्रा एल्काइल और अमोनियम, और कोई एक्स ग्रुप लगा होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा हेलाइट, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हेलाइट, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये। लेकिन हम लोग बेसिक बात कौन सी करते हैं, हम बेसिक बात करते हैं सिर्फ यहां तक, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तक ही। अब ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता चला, प्राइमरी वाला कौन सा होगा, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन हो, ऐसा। किसी ने आई डोंट नो कि गलती फिगर आउट करी होगी या नहीं, इसमें एक गलती थी जो मैंने गलत लिख दी थी, एक मिनट रुकना, यहाँ पर मैंने गलती करी हुई है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, एक कम हो गया ना, और एक यहाँ पर ये नहीं आएगा, जब H माइनस हुआ मैंने तो H माइनस ही नहीं किया था इसमें। आई डोंट नो आपने रियलाइज किया हो कि नहीं, लेकिन इस तरीके से होगा, ठीक है। आई बात समझ में,
आगे बढ़े। सिंपल सी चीज थी, इसमें कोई ऐसी दो राहें थी नहीं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल कैसे ले सकते हो मिथेनामीन का, CH3NH2, और इससे क्या बन जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस NH, और ये आगे जाके क्या बन जाएगा, ये CH3 का होल थ्राइस N, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी वाली कौन सी, जिसमें नाइट्रोजन पे 3 जगह पर लग सकते हो, एक R और 2 H, सेकेंडरी में 2 R और 1 H, और टर्शरी में 3 R लग सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट अमीन का स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखो अमोनिया होता है, अमोनिया इस तरीके से यहाँ पर लोन पेयर होते हैं और इस तरह से हाइड्रोजन लगे होते हैं, पिरामिडल होती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, अमोनिया की तरह से यहाँ पर भी कैसा है, ट्राइवेलेंट है और अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। नाइट्रोजन ऑर्बिटल्स जो होते हैं किस तरीके का हाइब्रिडाइज्ड होंगे, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 के अंदर यहाँ पर क्या हो गया, 3 आपके बॉन्ड पेयर हो गए और 1 आपका लोन पेयर हो गया। शेप कैसी हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। ठीक है, पिरामिडल में किस तरीके से हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा, ये इस पर लोन पेयर हो जाएंगे और यहाँ पर आपके R ग्रुप्स लगे होंगे, इस तरीके से R ग्रुप्स लगे होंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो, यहाँ पर आपका अनशेड वाला लोन पेयर होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसी क्या होगी, sp3 हो जाएगी। ठीक है, पिरामिडल शेप होगी, जो आपके 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होंगे वो लैप कर रहे होंगे हाइड्रोजन के साथ या फिर कार्बन के साथ। मैं तो आपको R बता दिए हैं, तो ये डिपेंड करेगा ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पे। इस तरीके से ओवरलैप कर रहे होंगे और चौथे वाले में आपके लोन पेयर रखे हुए होंगे यहाँ पे। ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो है आइडियल कितना होता है, 109 डिग्री 0.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं होगा, इसमें अराउंड 108 के अराउंड होगा। ठीक है, अगर बिल्कुल ही R ग्रुप्स लग जाएंगे ना, तब अगर इस तरीके की अरेंजमेंट है तो 108 का राउंड हो जाएगा रिपल्जेंस की वजह से R ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। देन हम एक दो कॉमन नेम जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए आइसोप्रोपाइल अमीन। आइसोप्रोपाइल क्या होगा, हमेशा से बताया हुआ है, प्रोपाइल है तो यानी 3 तो कार्बन होंगे ही होंगे। ठीक है, ये और अमीन है तो ये हो गया, और आइसोप्रोपाइल है तो यहाँ पर एक CH3 और लग गया, और ये इस तरीके से हो गया, ये क्या हो गया आपका आइसोप्रोपाइल अमीन। ठीक है, एक आपको एलाइल अमीन पता होना चाहिए। एलाइल ग्रुप सबको पता ही है कि इस तरीके से होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ होता है, तो अमीन है तो NH2 लग जाएगा, दिस इज एलाइल अमीन। ठीक है, एक बहुत ही फेमस जिसके बिना कोई रिएक्शंस होती नहीं है, एनालिन, ये हो गया आपका एनालिन। ठीक है, समझ में आई। एक टोलुइडीन होता है जो काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, लेकिन इसका नाम नहीं पता होगा, तो जब तक तुम्हें नाम ही नहीं पता होगा चीज का, तो वो कितनी भी आसान हो नहीं हो सकती। तो टोलुइडीन क्या होता है, टोलुइडीन में क्या करते हैं, NH2 ये रहा, ये CH3 लगा देते हैं साथ में, तो हो जाता है टोलुइडीन, और यहाँ पर ऑर्थो पर लगा हुआ है तो ये हो गया ऑर्थो टोलुइडीन। ठीक है, इस तरीके से हो गया, समझ में आई। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स के ऊपर। ठीक है, पहली प्रिपरेशन है आपकी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से। नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करके किस तरीके से आप अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिक रिएक्शन है, पढ़ी हुई है और चैप्टर्स में भी ये पढ़ी हुई है, आपने पिछले दोनों चैप्टर में आपको पता है। RNO2 है, आपको NO2 है, NO2 को रिड्यूस करेंगे हम लोग, निकल यूज कर रहे हैं, तो आपका 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। ठीक है, आप इसकी जगह और क्या यूज कर सकते हो, आप इसकी जगह यूज कर सकते हो SnHCl, या फिर आप इसके अंदर FeHCl ये भी यूज कर सकते हो, सेम प्रोडक्ट देगा ये भी। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये दिए हूं तो कंफ्यूज मत जाना, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट्स है। अमोनोलिसिस की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स की, ये पड़ी हुई है।
RX की रिएक्शन NH3 से होगी, आपका प्राइमरी अमीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दी हुई है एक्सेस में, ये मैं एक्सेस काट रहा हूँ अभी के लिए। अगर मैं एक्सेस लिख देता हूँ तो ये रिएक्शन रुकेगी नहीं। ये अगर एक्सेस में दे रखी है तो ये कहां पर रुकेगी, सीधे सॉल्ट बना के रुकेगी, ये सीधे सॉल्ट। इसलिए मैं यहां पर अभी ये एक्सेस को रिमूव कर रहा हूं। ये जो एक्सेस लिखा हुआ है ना, ये मैं एक्सेस कट कर रहा हूं, ये मैंने कट कर दिया एक्सेस। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस लिखोगे तो फिर ये सीधे सॉल्ट पर जाएगी ये रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया? लेकिन एक्सेस में भी क्या, एक्सेस में अगर RX हुआ तब, ये एक्सेस में हुआ तो एक बार को ये रिएक्शन यहां तक रुक जाएगी। लेकिन ये अगर एक्सेस में हुआ तो ये रिएक्शन सीधे सॉल्ट पर जाएगी, ओके। तो बेटर अवॉइड करना एक्सेस को लिखना। चलिए जी आगे मूव करते हैं। आगे है नाइट्राइल्स, CN, इसको भी रिड्यूस करेंगे तो हमारे को प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। और देखो साइनाइड में एक कार्बन ये है तो एक कार्बन ये वाला ये रहा, R का R ऐसे ही रहेगा, साइनाइड का CH2 हो जाएगा, ठीक है। अमाइड का रिडक्शन, अमाइड को रिड्यूस करते हैं तो भी हमारे को अमीन मिलती है, ओके। समझ में आई? चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछी जाती है फिक्स है, और इसे कहते हैं चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, अमाइड होता है, अमाइड को एज इट इज छाप लेना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं चलेंगे, सारे प्रोडक्ट पता होने चाहिए, इसके अंदर पूरी रिएक्शन को रट लेना, क्योंकि लिखने को भी आती है, ABCD क्वेश्चन में भी आती है, पैराग्राफ में भी आती है, हर जगह आती है, ये कन्वर्जन में भी यूज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है चेन शॉर्टनिंग, एक कार्बन आइटम कम होता है इस रिएक्शन के अंदर। देखो अमाइड है और ये अमीन बन गया, यानी रिएक्शन अगर कहते हैं इथेनामाइड से होगी तो आपका मिथाइल अमीन बनेगा, प्रोपेनामाइड से होगी तो इथाइल अमीन बनेगा। एक कार्बन कम के लिए जब रिएक्शन करनी होती है तो हम लोग ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री अमीन ही बनता है, इस रिएक्शन की खासियत क्या है, प्राइमरी अमीन बनेगा, सबसे पहली बात प्राइमरी अमीन बनेगा। सेकंड, इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है एक कार्बन कम बनेगा, ठीक है। जब भी ऐसी रिएक्शन करनी हो जहां पे एक कार्बन कम करना हो, हम हॉफमैन ब्रोमाइड करेंगे, इसे रट लेना। नेक्स्ट है गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस, एज सच नहीं पूछी जाती, सीधे सिर्फ ये लिखने को आती है, कन्वर्जेंस में, ABCD में, पैराग्राफ में किसी में कुछ भी नहीं आती, सिर्फ लिखने को आएगी गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। ये थालिमाइड है, थालिमाइड की KY से रिएक्शन कराई, सॉल्ट बन गया। क्यों? क्योंकि इस OH नेगेटिव, OH ने जो है ये हाइड्रोजन ले लिया इसका, ठीक है। तो ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव ने K+ के संग सॉल्ट बना लिया, सॉल्ट में RX के संग रिएक्शन होगी, क्या होगा, अब ये इसका नेगेटिव यहाँ अटैक करके इस X को बाहर निकाल देगा, ये NR बन गया, ठीक है। अब इसकी NaOH के संग रिएक्शन हो गई तो NaOH के संग रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, ये पूरा सॉल्ट बन जाएगा और ये एज इट इज इसके संग बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो RNH2 बन गया यहाँ पे, और ये ONA करके ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया, ठीक है। समझ में आई? इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी एल्काइल अमीन्स के लिए होती है, अराइल के लिए नहीं होती है। ये एल्काइल बनेंगे इससे, एराइल नहीं बनेंगे। एराइल अमीन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करते एनाइन के साथ, ओके। इसलिए आपकी एरोमेटिक वालों के संग नहीं होगी, सिर्फ एलिफेटिक के साथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो एनिलीन है, एनिलीन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, वही सेम रिएक्शन, NO2 है, NO2 को रिड्यूस कर दो SnHCl या 10HCl के 10HCl या FeHCl के संग, तो एनिलीन बन जाएगा। अभी एनिलीन आपको क्या करा सकता है, कन्वर्जन में क्या दे सकता है, इस एनिलीन से आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनवा सकता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको दोबारा से बेंजीन बनवा सकता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको यहाँ पे क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन बनवा सकता है, कुछ भी बनवा सकता है। तो ये कन्वर्जन में चेंज चल जाएगी, सॉरी ABCD क्वेश्चंस में चेंज चल जाएगी। जो ABCD क्वेश्चंस होते हैं ना, एरो पर दिया होती है कंडीशंस ऑन A गिव्स B गिव्स C एंड गिव्स D, इस तरीके से होती है, उसमें चेंज चल जाती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। आई होप
इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। अच्छा, जो हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपकी एरोमेटिक के लिए भी काम आती है। तो यानी ये अमाइड है ना, अब आपको एनिलीन बनाना हो तो एनिलीन कैसे बनाओगे इससे? अगर मेरे को एनिलीन एज अ प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करूंगा मैं क्या रिएक्टेंट यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा COH2, इसको रिएक्ट करके ये बन जाए। ठीक है, समझ में आई? चलिए जी, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो यही है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ेगा मॉलिक्यूलर वेट के साथ, सिंपल सी बात है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी का थोड़ा ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ओके, सिंपल सी बात है, इतनी सी। ओके, चलिए जी, अब इस सबसे इंपॉर्टेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है बेसिक करेक्टर। जैसे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर SIR इफेक्ट पढ़ा था एरोमेटिक वालों में, वैसे ही इसके अंदर होता है SIP। ये SIP वो वाला इन्वेस्टमेंट वाला नहीं है, ना ही SIR जो था वो वोटिंग वाला था। SI और SIP ये तो बहुत पहले से यूज करते आ रहे थे, लेकिन अब लोगों को ये थोड़े ट्रेंड में चल रहे हैं SIP में इन्वेस्ट करो, तो वो वाला SIP और इस SIP में कोई भी रिश्ता नहीं है। पहली बात तो ये है, ये SIP जो है वो है आपका प्रोटोनेशन के लिए, और ये आपको दिखता है एरोमेटिक अमीन के अंदर। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर की बात करी जाए तो बेसिक कैरेक्टर में सिंपल सी बात है, अमीन के पास क्या है, जो अमीन है उनके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। अगर इनके पास लोन पेयर है तो इसका मतलब क्या है कि ये लोएस्ट बेस का काम करेंगे, लोएस्ट बेस का काम करेंगे ना। और अगर हमें बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है तो हमारे क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, मैंने जब भी एसिडिक कैरेक्टर के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवाई है, मैंने हमेशा बोला है एसिडिक कैरेक्टर को चेक करने के लिए हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखते हैं, लेकिन अगर बेसिक कैरेक्टर हो तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड देखेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, हम यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड देखेंगे, वहां पर हम कॉन्जुगेट बेस देखते हैं, वहां पर हमने हाइड्रोजन हटा के कॉन्जुगेट बेस बनाया, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखी। यहाँ हम कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी देखेंगे, एसिड यानी पॉजिटिव बनाएंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे +H करेंगे, प्रोटोनेशन करके हम लोग इसमें H लगाएंगे, देन हम उसका क्या देखेंगे, देन हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम कॉन्जुगेट एसिड की देखते हैं, और क्या पैरामीटर्स होते हैं आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बताने वाले, वो होते हैं Kb और pKb। ठीक है, Kb और pKb ये आपको क्या बताते हैं, ये आपको बताते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। इसका क्या मतलब हुआ, लार्जर द Kb, जितना ज्यादा Kb है, या उल्टा कहूं तो स्मॉलर द pKb, स्मॉलर द pKb उतना क्या स्ट्रॉन्ग होगा बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस। सबसे सिंपल बात, जितना ज्यादा Kb होगा या जितना छोटा pKb होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सिंपल सेम चीज जो है वो एसिड में भी लागू होती है, वहां हम Ka के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा, कौन सा है वो, इक्विलिब्रियम में कौन सा होता है वो, याद नहीं आ रहा मुझे, चलो समझ में आ गया। अब इसकी इक्वेशन कहाँ से लिखते हैं, तो हम ये देखो, ये है RnH2, मैंने क्या कहा, इसमें हम लोग प्रोटोनेशन करते हैं, यहाँ हम क्या देखते हैं, कॉन्जुगेट एसिड को स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड की स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग वहां पे क्या कहते थे, प्रोटॉन माइनस करते थे एंड बेस देखते थे, R नेगेटिव मतलब नेगेटिव बनाते थे, यहाँ हमने पॉजिटिव बनाया। अब इसकी स्टेबिलिटी देखनी है हमारे को कि RnH3 पॉजिटिव कितना स्टेबल है, तो Kb क्या हो जाएगा, Kb हो जाएगा प्रोडक्ट साइड अपॉन रिएक्टेंट साइड RnH2। ठीक है,
ये हो जाएगा। और पी के बी क्या होता है, पी के बी क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ लॉग के बी। ओके, माइनस टाइम्स ऑफ लॉग के बी का मतलब क्या हुआ, लॉग के बी इसकी वैल्यू जितनी बड़ी ये उतना कम। ठीक है, तो के बी के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, ग्रेटर द के बी। के बी बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए, के बी बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए या इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, यही होना चाहिए, तभी के बी बढ़ेगा। क्यों, सही बात है, क्यों, ऐसे ही है ना। के बी की वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा, के बी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए ना ये। लेकिन हमारा यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ये तब होता है जब हम न्यूमेरिकल देख रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक बस इतना याद रखना है, के भी ज्यादा होना चाहिए। ये कब आता है, ये होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। आपको एक आर्बिट्रेरी वैल्यू दे देगा और आपसे पूछ लेगा बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर कमेंट करो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो मैंने क्या कहा, कॉन्जुगेट बेस की स्टडी करते हैं, तब क्या होता है, एसिड बेस में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड की स्टडी। अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ किस पर गवर्न करती है, बेसिक स्ट्रेंथ गवर्न करती है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर पे। किस पे, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल हो लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर अगर अवेलेबल है कि वो प्रोटोनेशन करवा पाए, अगर लोन पेयर अवेलेबल है फॉर प्रोटोनेशन, देन वो अच्छा बेस होगा, तो वो गुड बेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर लोन पेयर अवेलेबल नहीं है तो वो अच्छा बेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग बात करें आपकी अमीन की और अल्कोहल की, तो अगर हम बात करें कि इसमें अच्छा बेस कौन सा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है अमीन एक अच्छा बेस होगा। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि अमीन में क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है और अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल में क्या है, ऑक्सीजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा नाइट्रोजन से। ये होता है, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन का मतलब क्या है, जो है नाइट्रोजन जो है अपने ऊपर नेगेटिव, अपने ऊपर आर ओ एच, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन की कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मतलब ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छे से होल्ड कर पाएगा जो प्रोटोनेशन के बाद आएगा। नाइट्रोजन विल जो है विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू होल्ड द पॉजिटिव चार्ज इट गेट्स ऑन प्रोटोनेशन। तो ये बेटर पोजीशन में है इस नेगेटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने से। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा इस चार्ज को। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है। ये एक आप कॉन्सेप्ट की तरह दिमाग में रख सकते हैं, एक जुगाड़ की तरह दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, यहाँ पर हम लोग उनकी कॉन्जुगेट एसिड की स्टडी करते हैं। तो यानी एसिड, एसिड का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आया है यानी केटाइन आ रहा है, तो यानी जो भी चीज इसे डोनेट करेगी वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो फेवर करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए डोनेट करना जरूरी है। समझ में आ रहा है, तो यानी अगर मैं आपको एल्काइल अमीन्स और अमोनिया के बारे में बात करूं, तो एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं उसमें क्या होगा, एलिफेटिक अमीन्स के अंदर जो डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो स्टेबलाइज करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को एंड इसे क्या करेंगे, क्या करेंगे, नाइट्रोजन, इसे स्टेबलाइज करके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल बनाएंगे प्रोटोनेशन के लिए। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो सब्स्टिट्यूशन के साथ इंक्रीज करेगा। तो यानी मैं बोलूं तो एक आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, आइडियल कंडीशन होनी चाहिए थी कि आपका R3N
ज्यादा होना चाहिए था R2NH और ये ज्यादा होना चाहिए था RNH2 और फिर उसके बाद अमोनिया आना चाहिए था। ये होना चाहिए था बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, आइडियल। लेकिन ये केमिस्ट्री है, यहाँ पर कुछ पंगे तो फंसते हैं, सीधे सीधे तो कोई बात होती नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ओके। क्यों? क्योंकि ये R3 वाला एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हिंड्रेंस फेस करता है। इस वजह से अनएक्सपेक्टेडली जो सेकेंडरी अमीन होता है, यानी अगर मैं इथाइल वाले की बात करूं तो E2NH ये ज्यादा हो जाता है, देन आपका ET3N आता है, देन उसके बाद आपका ETNH2 आता है, देन आपका अमोनिया आता है, ठीक है। समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? और जो है ये हुआ इथाइल का एक्सेप्शन। अब आया मिथाइल का, तो मिथाइल में क्या होता है? मिथाइल में आपका Me2NH होता है सबसे ज्यादा, देन उसके बाद आ जाता है MENH2, देन आता है आपका Me3N, मतलब ये इतना पीछे पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके एक्सेप्शंस हैं इसके अंदर, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये और ये कब है? एक्वस सॉल्यूशन में, जब पानी में डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तब हैं, यानी 2-1-2-3-1 ये आपका इथाइल का है और 2-1-3 ये आपका मिथाइल का है, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, लेकिन आइडियल ऑर्डर करना चाहिए था 3-2-1, ये है, ठीक है। अब ये बात कहाँ है? ये बात है पानी के अंदर, लेकिन अगर गैसियस फेज में होंगे, अगर गैसियस फेज में होंगे तो गैसियस में ऑर्डर क्या होगा? गैसियस में ऑर्डर एज एक्सपेक्टेड आएगा। एज एक्सपेक्टेड का मतलब 3-2-1 और यहाँ पे अमोनिया, ठीक है। गैसियस फेज में एज एक्सपेक्टेड आता है, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, बढ़िया चीज थी, ऐसा लग रहा होगा कि कुछ हमने नया सीखा, है ना। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं हम लोग टर्शरी अल्काइल अमीन्स के बारे में। जब सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायंस जो होते हैं वो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट से या इलेक्ट्रॉन डोनेशन से क्या होते हैं? स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पानी में क्या होता है? पानी में इनका क्या होता है? सॉल्वेशन होता है। आप लोगों ने सॉल्वेशन एनर्जी वगैरह पढ़ी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी एस ब्लॉक वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? सॉल्वेशन होता है इनके अंदर, ओके। बाकी अब कौन कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं यहाँ पे? पानी है तो H बॉन्डिंग हो रही होगी, सेकंड इसके अंदर स्टेरिक फैक्टर्स होंगे, ये होते हैं, क्यों? सही बात है कि नहीं? तो ये इसे क्या करते हैं? ये इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पानी के अंदर, ओके। तो आपको जब भी रीजन कोट करना हो तो आप क्या कोट कर सकते हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्टेरिक फैक्टर्स, और एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो सॉल्वेशन एनर्जी का, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एरोमेटिक वालों में क्या कहानी चल रही है। एरोमेटिक वर्सेस एलिफेटिक, कहानी के जो थ्रेड्स है ना वो वहीं रोटेट कर रहे हैं। देखो कुछ मेरे को एज अ टीचर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कहीं फंस जाओ केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर स्पेशली कहीं फंस जाओ और आपको रीजन नहीं पता हो, तो मैंने पिछले साल के बच्चों को भी बताई थी कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बचा लेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपको बचा लेगा वो है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मतलब ये समझ लेना कि ये बताना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन बस ये है कि
सुन लो बस, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कहीं ना कहीं चिपका देना। एक कॉन्सेप्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेरिक हिंडरेंस, हिंडरेंस। एक कॉन्सेप्ट होता है आपका रिपल्जेंस, ठीक है। ये 5-6 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फिट हो ही जाते हैं मैक्सिमम केसेस में। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर एक में हो जाएंगे, लेकिन जब आपकी नाव डूबने की तरफ हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि हमें कौन से कॉन्सेप्ट लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए, तब आप ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। मतलब मरता क्या नहीं करता, कुछ नहीं आ रहा है तो इनमें से कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चिपका देना। एरोमेटिक कहीं भी होगा, एरोमेटिक कहीं भी हो तो वहां डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये रेजोनेंस, ये वाले शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी स्टेबिलिटी की बात हो रही हो केटाइंस में, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। जब भी डिस्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, रिपल्जेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्टेबिलिटी दिलाने वाले हाइपर कॉन्जुगेशन, डिस्टेबिलिटी दिलाने वाले स्टेरिक हिंड्रेंस और रिपल्जेंस। ऐसे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जब भी हम कोई बेसिक चीजों की बात कर रहे हो, और रेजोनेंस जब भी हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं एरोमेटिक में, या फिर हम लोग कोई एक्सेप्शन की बात कर रहे हो तो रेजोनेंस चिपका सकते हो। ऐसे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बहुत सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मैं कहूँगा जब बहुत ही सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो तब इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब नहीं है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल कर दिए किसी में भी, ठीक है। मतलब को कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि तुमने मालूम पड़ा एलिफेटिक कोई दे रखा है, उसमें तुमने लगा दिया डीलोकलाइजेशन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का और ये रेजोनेंस में चले गए। वहां पे जितना तुम्हारी नॉलेज है वहां 10% होगा कि वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। हाँ, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस है, ऐसा नहीं है एलिफेटिक में रेजोनेंस में नहीं जाते हैं, डीलोकलाइजेशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि एरोमेटिक में ही आपको ज्यादा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। रेजोनेंस होती है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगी, क्रॉस रेजोनेंस होगी, ये होते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन समझ जाना बस, ठीक है। अब बात करते हैं एरोमेटिक और एलिफेटिक के बीच में, मींस के अंदर। एरोमेटिक वाले जो होते हैं ये वीक बेस होते हैं। क्यों वीक बेस होते हैं? क्योंकि एरोमेटिक का मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, जैसे सपोज करो एनालिन है, ये है एनालिन, एनालिन पे नाइट्रोजन पे है लोन पेयर, तो ये जो है वो रेजोनेंस में चला जाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है इसके अंदर। आगे ये वाले कॉन्सेप्ट रेजोनेंस में चला जाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, आगे ये वाले कॉन्सेप्ट। तो यही वाले कॉन्सेप्ट की कहानी इसमें आ जाएगी। क्या होता है इसके अंदर, ये क्योंकि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल हैं। अरे मैंने पेज नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब मेरे को लगा था मैंने पेज दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे पेज नहीं है तो हम लोग इसी वाले पेज पर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से डीलोकलाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी इसके पास जो लोन पेयर थे अब वो अवेलेबल नहीं है प्रोटोनेशन के लिए। यानी अब जहाँ पे यहाँ पे हम लोग इसका कॉन्जुगेट एसिड बना रहे होंगे तो यहाँ पर NH3 पॉजिटिव जो बनेगा, यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहे, इस पर एक लोन पेयर था, ये इसने रेजोनेंस में चला गया इसका, तो यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ घट गई एज कंपेयर टू एलिफेटिक वाले। यहाँ ऑर्गेनिक में कभी भी कोई भी चीज को एब्सोल्यूट मत समझना कि एब्सोल्यूट है, ये कॉन्सेप्ट एक बाइबल की तरह हमेशा हमारे लिए वैलिड रहेगा, नहीं। ये हमेशा हम लोग किसी के रिलेटिव बात करेंगे कि इसके कंपैरिजन में इसकी कम है या इसके कंपैरिजन में इसकी ज्यादा है। कभी भी हम
आपने रेयरली सुना होगा कि इसकी सबसे ज्यादा होती है, ऐसा नहीं होता। हाँ, इस ग्रुप के अंदर इसकी सबसे ज्यादा, ये सुना, इन 4-5 में इसकी सबसे ज्यादा होगी, इसकी इससे ज्यादा होगी, ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दैट रीजन, ये सुना होगा। लेकिन हमने कभी भी नहीं सुना होगा कि इसकी पूरे ऑर्गेनिक में इसकी सबसे ज्यादा होती है, नहीं। ठीक है, तो वही बात है, एरोमेटिक के अंदर क्या हुआ, लोन पेयर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो रेजोनेंस में चला जाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, रेजोनेंस से उसे मिल गई स्टेबिलिटी, अमीन को उससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई जिस जो इसे प्रोटोनेशन से मिल पाती, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी से रेजोनेंस में जाने से मिली, इसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लोन पेयर जो अवेलेबल थे वो इतने अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है आपका ये वहां तो मेरे पास पेज नहीं है, आई थिंक मैंने एक्स्ट्रा पेज ऐड किया होगा, वहां बता देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया ये वाला पेज, कहीं तो हाँ है ये वाला पेज। चल, तो देखो आप सब्स्टिट्यूएंट्स का फर्क क्या पड़ता है, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर बनना है हमारा कॉन्जुगेट एसिड है, तो यहाँ पर बनना है हमारा केटायन, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइज करेंगे। अभी अभी बताया था ना, तो आप इसमें ऑर्डर बता दो। तो यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है, OCH3 NH2 CH3, ये सब स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या हो गया, साइनाइड NO2, ये सब क्या करते हैं, ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, समझ में आई। अच्छा, हेलाइड्स का अपना अलग रहता है, हेलाइड्स डोनेट तो करते हैं रिंग में जो है, लेकिन वो खींच भी लेते हैं अपना, फिर क्या कहते हैं, विड्रॉइंग भी कर लेते हैं। ठीक है, -I से विड्रॉ करते हैं, +M से वो डोनेट करते हैं। ओके, अच्छा उसके बाद अगर मैं एक आपको ऑर्डर बता दूं, तो आपका ऑब्वियसली बात है कि पैरा पर ज्यादा होगा, देन मेटा पे होगा, देन आपका सिंपल, एंड देन नॉर्मल, एंड देन आपका ऑर्थो पर हो गया। ठीक है, ये कब किसके केस में बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं टोल्यूडीन्स के केस में, अभी टोल्यूडीन बताई थी ना, उसके केस में। ठीक है, एक और देख लो ऑर्डर, ये NH2 लग रहा है, इस पर NO2 लगा दिया मैंने, विड्रॉ हो गया, ये इससे ज्यादा किसका होगा, ये ज्यादा होगा इससे, ऑब्वियसली बात। ये नॉर्मल वाला सिंपल, इससे ज्यादा, और इससे भी ज्यादा, अब ऐसे ये नहीं मान लेना है OCH3 का सबसे ज्यादा होता है, वही बात मैंने कही, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ, डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ी, विड्रॉइंग ग्रुप से घट गई। ओके, अब बात करते हैं इसी के रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है आपकी अमीन्स की, एल्काइलेशन। अमीन है, अमीन में एल्काइल ग्रुप लगाया, आपका डबल बना, ट्रिपल बना, सॉल्ट बन गया। ठीक है, यहाँ N जो है N नेगेटिव और Br पॉजिटिव, इस तरीके से। क्यों, यही रह गया, क्यों यही है क्या, यही है, अरे नहीं भैया, ये कैसे हो सकता है, सॉल्ट पॉजिटिव और Br नेगेटिव। ओके, एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप लगाया, NHCOR बन गई, काफी ज्यादा रिएक्शन यूज होगी, याद रखना। एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है एसाइलेशन करते हैं तो।
ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं हम कार्बाइलअमीन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे? कार्बाइलअमीन रिएक्शन। लैब में परफॉर्म नहीं करते क्योंकि टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। क्या रिएक्शन है ये? अमीन है, CH3 क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक OH लिया, आइसोसाइनेट बन जाता है इसमें। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसे याद रखो। ठीक है, समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना? चलिए जी, सब ठीक? आई होप अब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये रिएक्शन ये एलिफेटिक की है, सेम एरोमेटिक में भी हो जाएगी, एरोमेटिक में भी हो जाएगी। ठीक है, एरोमेटिक में होती है। नेक्स्ट देखो, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? अब नाइट्रस एसिड के संग RnH2 है, HONO नाइट्रस एसिड के संग NaNO2 HCl के संग रिएक्शन हो जाती है, तो ये अल्कोहल बना लेता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन पूछी गई एग्जाम में। ओके, डायोएजिटाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि प्रिकर्सर होती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फर्दर जो है आगे जाके काफी ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जाम्पल सैंडमेयर्स रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल गैटरमैन्स रिएक्शन। गैटरमैन अलग है, गैटरमैन कॉच अलग है। ठीक है, ये बात याद रखना। गैटरमैन, फॉर एग्जाम्पल बाल्शिमन रिएक्शन। ठीक है, इन सब में पार्टिसिपेट करता है। तो क्या होता है? NaNO2HCl के संग रिएक्शन होती है, इससे क्या बनता है? नाइट्रस एसिड HONO। ये 273 से 278 केल्विन इसमें टेम्परेचर है, इतना ही चाहिए होता है और यही लिखना है। अगर ये नहीं लिखा होगा एग्जाम में तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस दिया होगा और आइस कोल्ड दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, आइस कोल्ड होता है, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल बर्फ का पानी। BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसे हम BDC भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉलिड बन गया, ये सॉल्ट है। आगे जाके ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, समझ में आई? अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ ली हैं ऑलरेडी, इसलिए नहीं बता रहा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से मैंने आपको प्रिपरेशन बताई थी कि एराइल हैलाइड्स की। ठीक है, CuHCl इस तरीके से रिएक्टेंट्स यूज करते हैं तब, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इसमें लोन पेयर है, तो ये गरीब तो नहीं है, तो ये अब ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा ना, ये खुद थोड़ी इस पर अटैक हो रहा है, ये खुद इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, इस पर लोन पेयर है। तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपैरा पर इंक्रीज हो जाती है और ये डायरेक्ट करता है ऑर्थोपैरा पर NH2 ग्रुप। देखो, लोन पेयर दिया, ये यहाँ आ गया, ये नेगेटिव चार्ज, इसने यहाँ डोनेट करके ये यहाँ आ गया, अब यहाँ नेगेटिव आएगा। देखो ये आ गया नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ डोनेट करके ये ऊपर जाएगा, यानी अब इस पोजीशन पे नेगेटिव आएगा, ये रहा नेगेटिव। अब ये इसने यहाँ डोनेट करके इसे वापस दे दिया, तो यानी नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये रिंग को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, देखो अब इसमें एक कुछ चीजें अलग होती हैं इसकी, जैसे ब्रोमिनेशन करी, तो ब्रोमिनेशन करने से Br2 जब हमने इसमें ऐड किया एनिलीन में, तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है? मैं कभी सिंगल ब्रोमीन लगा नहीं पाऊंगा क्या जिंदगी में? नहीं, ऐसा नहीं है, लगा पाओगे, लेकिन हमें यहाँ क्या करनी पड़ेगी? तो एक कॉन्सेप्ट आता है जैसे कहते हैं प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, इसका मतलब क्या है? हम लोग जो है इसे होने ही नहीं देंगे, ऐसा हम प्रोटेक्ट कर लेंगे पहले। ठीक है, हम प्रोटेक्ट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, उस रिएक्शन को होने ही नहीं देंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कवर हटा देंगे और जो है एज इट इज सिचुएशन को वैसे ले आएंगे जैसे पहले थी। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो एनिलीन है, इसकी रिएक्शन हमारी यहाँ पर पेरिडीन और इसके साथ हो गई, CH3COO के साथ हो गई। ये क्या है? एनहाइड्राइड है ना? इससे बनता है एसिटेनिलाइड। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एसिटेनिलाइड बनता है यहाँ पे। इसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया।
यहाँ प्रोटेक्ट कर लिया, अब ये इसके संग ऑक्यूपाइड है, ब्रोमीन ऐड कर लिया हमने क्योंकि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बन गया। अब मेजर प्रोडक्ट बन गया, अब हमारा ब्रोमीन तो लग गया, अब इसे डी प्रोटेक्ट कर लो। ये जो हमने ये जो यहाँ पे ये रायता फैलाया है इसे समेटना है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको डी प्रोटेक्ट कर देंगे। या तो आप जो है इसका प्रोटोनेशन कर दो या फिर आप OH नेगेटिव से रिएक्शन कर दो, तो आपका मतलब बेस के संग रिएक्शन कर दो तो ये आपका इस तरीके से यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, तो ये आपका NH2 बन गया। ठीक है, पैराब्रोमो एनिलीन बन गई। तो ये वाला जो स्टेप था दिस वाज प्रोटेक्शन, एंड ये वाला जो स्टेप था वो था डी प्रोटेक्शन। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है, बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है ये वाला। ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, इतनी बात याद रखना। अरे मैंने आपको एक चीज शायद बताई है कि नहीं बताई, हाँ ठीक है, समझ में आई। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं नाइट्रेशन के बारे में। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, जब हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्स यानी कॉन्क HNO3 और H2SO4 को यूज करते हैं 288 केल्विन पे, तो यहाँ पर हमारा पैरा वाला 51%, 47% मेटा और 2% हमारा जो है ऑर्थो बनता है। काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट, क्योंकि हमारा या तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेट ऑर्थो बनेगा और हमारा पैरा बनेगा, मेटा थोड़ी बनना चाहिए था क्योंकि ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन यहाँ तो मेटा बन गया 47% वो भी, और ऑर्थो तक 2% रह गया। तो ये एक स्ट्राइकिंग रिजल्ट था। ठीक है, ये क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर फॉर्मेशन होती है एनिलीनियम आयन की, एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। अब ये एनिलीनियम आयन जो होता है ये होता है मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये जो है वो इसकी फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, यहाँ बीच में रिएक्शन के अंदर एनिलीनियम आयन भी बन जाता है, जिस वजह से ये मेटा प्रोडक्ट दे देता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, स्टिल 47% ऑफ मेटा आइसोमर इज ऑब्टेन्ड, एक्सप्लेन। तो इसमें आप ये लिखेंगे, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन इन द रिएक्शन व्हिच इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, therefore it leads to the formation of 47% of मेटा प्रोडक्ट। ऐसे और आप रिएक्शन देखिए एक्सप्लेन कर देंगे एनिलीनियम आयन बना के। ओके, अब यहाँ पर अगर हमारे को मिक्सचर नहीं बनाना हो, पैरामीटर में बनाना हो, तो क्या करेंगे, वही प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन ये यूज करा, प्रोटेक्ट कर लिया हमने, ये क्या हो गया प्रोटेक्शन स्टेप। देन हम लोगों ने आपकी रिएक्शन करा दी, मेजर बन गया NH2, और देन उसके बाद हमने यहाँ डी प्रोटेक्शन करा दी। ठीक है, यहाँ पर हमने डी प्रोटेक्शन करा दी। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन क्लियर नहीं होंगे जो कहीं और से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, समझ में आया, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक में अगली रिएक्शन सल्फोनेशन की। ठीक है, सल्फोनेशन के फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना। ठीक है जी, देखो सल्फोनेशन में भी एक अलग चीज देखने को मिलती है। हम लोगों ने सल्फोनेशन करी तो इसमें हमारा लगना क्या चाहिए था, SO3H, यही लगता है सल्फोनेशन के अंदर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारा इसमें क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और इसे जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर तब जाके सल्फेनिलिक एसिड बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है सल्फेनिलिक एसिड की रिएक्शन देनी है तो ये होता है, और ये ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। ये बात इसमें सबसे अलग है। ज्विटर आयन क्या होता है, जिसके अंदर, जिसका मैं कहूँ तो टेक्निकली हम बायोमोलिक्यूल्स में बात करते हैं जहां पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 0 आता है, यानी मैं कहूँ न्यूट्रल पर आता है, मैं 0 कहना सही नहीं होगा, मैं कहूँ कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो न्यूट्रल पर आता है, यानी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो यानी ये ज्विटर आयन की तरफ से मतलब ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। इसमें पॉजिटिव भी होता है और इसमें नेगेटिव भी होता है। ठीक है, समझ में आई। इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं ग्लाइसिन का।
बायोमोलिकुलर उसमें बताऊंगा, अमीनो एसिड्स से पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ल्यूइस एसिड के संग रिएक्शन करके ये एक अडक्ट बनाता है और कुछ नहीं होता इस रिएक्शन। ठीक है, ये लोन पेयर है और ये क्या है, लुईस बेस की तरह काम कर रहा है। भाई इस पर लोन पेयर है ना, जो लोन पेयर जिस पर हो वो कौन है, लुईस बेस, और जो लोन पेयर ले वो कौन हुआ, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड बेस थ्योरी है, बेस है एसिड के साथ, इसने जो है इसके पास एक कैविटी होती है, एक पॉकेट होती है, उसके अंदर ये डोनेट कर देता है, यानी आपका अडक्ट बना देता है, फॉर्मेशन कर देता है अडक्ट, यानी एक सॉल्ट फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एनिलीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिस वजह से रिंग डीएक्टिवेट होके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती है। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। देखो डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यही बताया था मैंने। अब यहाँ क्या होती है, ये देखो इस तरीके से, अब ये पॉजिटिव है तो यानी अब रिंग में से निकल के आएंगे, यहाँ पे इस तरीके से निकला और ये बॉन्ड इसे दे दिया, यानी अब इसके पास ये वाला बॉन्ड आ रहा है, इस पर ऑलरेडी लोन पेयर थे, इसके पास एक बॉन्ड और आ गया तो अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये रहा नेगेटिव, और यहाँ एक बॉन्ड यहाँ चला गया तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, और इसने डबल बॉन्ड दे दिया तो ये यहाँ पर इसने दिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये बॉन्ड इसे देगा तो यानी ये बॉन्ड पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये बॉन्ड इसे देगा यानी ये बॉन्ड पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये वाला बॉन्ड इसे देगा तो, और ये वाला इसे डोनेट कर देगा तो ये हो जाएगा। इस तरीके से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जो एरीन का जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो स्टेबल होता है, क्यों, इसी रेजोनेंस की वजह से। अब ये क्या है, अरीन है, अरीन का डाइजोनियम है, ऐसा थोड़ी है कि एलिफेटिक का नहीं होगा, एराइल का, एल्काइल का नहीं होगा, ये अरीन का डाइजोनियम जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एल्काइल के, वही रेजोनेंस का फैक्टर जो मैंने बताया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्पर्स हो रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है पूरी रिंग के ऊपर। ठीक है, पॉजिटिव का डिस्पर्सल हो रहा है, समझ में आई। अब यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन करता है तो सॉल्ट में क्या हो सकता है, इसके संग बेंजीन, इसके डाइजोनियम के संग क्या लग सकता है साथ में, क्लोरीन लग जाए नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव लग जाए, BF4 नेगेटिव लग जाए, ठीक है, Br नेगेटिव लग जाए, इस तरीके के साथ में लग सकते हैं इसके काउंटर एनायन। ओके, डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन हम लोगों ने देख ली ऑलरेडी क्या होती है, अब हम लोग रिएक्शंस देख लेते हैं डाइजोनियम की। तो देखो डाइजोनियम सॉल्ट की वाली प्रिपरेशन हम लोगों ने देख ही ली अभी, अब रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन है एजोटाइट टेस्ट की रिएक्शन, या मैं कहूँ ये हमारी कपलिंग रिएक्शन बोल देते हैं इसे, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं और आपको एसिड कपलिंग और बेस कपलिंग दोनों याद रखनी है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे वो उसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये हमारा फिनॉल है। ठीक है, क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है, यहाँ से क्लोरीन Cl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, क्यों, ये ऐसे निकल जाएगा, नहीं ये नहीं निकलता, यहाँ से ये निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन निकलता है। ये क्यों नहीं निकल पाया, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होगा, ऐसे बताया था पहले भी अल्कोहल्स वाले चैप्टर में, अल्कोहल फिनॉल्स में बताया था, ये वाली रिएक्शन में यहाँ से नहीं निकलते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखो फिनॉल के संग कपलिंग हो रही है और एक हो रही है एनिलीन के संग कपलिंग। कपलिंग दो तरह से हो सकती है, फिनॉल के संग भी हो सकती है और एनिलीन के संग भी हो सकती है। ओके, तो देखो ये यहाँ क्या बन गया, ऑरेंज डाई बन गई प्लस HCl। कंडीशन कैसी, pH 9 to 10 यानी बेसिक मीडियम। थोड़ी आज आवाज डाउन लग रही होगी ना, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज देख लेना है ना कोई। और यहाँ पर देखो एसिडिक pH है एनिलीन के साथ, आपकी येलो डाई बन गई। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, कैसे याद कर सकते हो इसे, फिनॉल ऑल ऑरेंज, ऑल फिनॉल का ऑल और ऑरेंज डाई बनेगी,
एनिलीन में येलो डाई बनेगी, ठीक है। एनिलीन एसिडिक, ऐसे याद कर लो, एनिलीन एसिडिक मीडियम तो येलो डाई बनेगी। फिनॉल का मतलब ऑल है तो ऑरेंज डाई बनेगी, ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पर भी वही सेम है, यहाँ पे H होगा, ये H इसके संग चला जाएगा Cl के संग, और ये इस तरीके से आपकी एजोबेंजीन बन जाएगी। ये पैरा पर हाइड्रोक्सो है तो पैरा हाइड्रोक्सो, यहाँ पर पैरा पर अमीन है तो पैरा अमीनो, ठीक है। डाई के कलर पूछे जाते हैं एग्जाम में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिनॉल के संग बच्चे सोच लेते हैं कि फिनॉल है तो फिनॉल के संग एसिडिक कंडीशंस होंगी, और क्या कहते हैं एनिलीन है बेस है तो एनिलीन के संग बेसिक कंडीशंस होंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इतनी बात याद रखना। अब ये कुछ रिएक्शंस हैं आपकी बीडीसी की। तो देखो मैंने आपको बताई थी ये प्रिकर्सर होती है सैंडमेयर गेटरमैन्स और जो है बाल्शीमन, इन सब के लिए। तो देखो अगर Cu2Cl2 दे रखा हो HCl के संग तो ये सैंडमेयर्स हैं, आपके एराइल हैलाइड्स बनाती है, ये ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। CuHCl हो तो ये गेटरमैन्स रिएक्शन है, Ki के संग आयोडाइड बनाती है। अब फ्लोराइड भी तो बचा, तो फ्लोराइड के लिए आती है बाल्शीमन रिएक्शन, ये है बाल्शीमन रिएक्शन, ठीक है। अगर हमारा H3PO2 और H2O बन जाए तो ये बेंजीन बन जाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ABCD में आती है। अगर H3PO2 के संग आ जाए तो इसमें हमारा बेंजीन बन जाता है। सेम है इथेनॉल के साथ, इथेनॉल के संग रिएक्शन दे दे इसकी तो आपको बेंजीन बना देनी है, सिंपल सी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए अगर H2O के संग, हीट नहीं दे रखा होगा तो वार्म वाटर दे रखा होगा, बेसिकली हीट इज वार्म वाटर, वार्म दे रखा होगा तो वाटर है तो वार्म वाटर, गर्म पानी डाल दें इसमें तो आपका फिनॉल बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन याद रखनी है, ठीक है। रिप्लेसमेंट बाय H, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, HBFO फ्लोरोबोरिक एसिड डाल दिया, और उसके बाद हमने NO2 और ये डाल दिया तो ये नाइट्रोबेंजीन बन जाती है, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगेन। अब एक लास्ट टॉपिक, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर अमीन्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हिंसबर्ग टेस्ट, इस टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। इसमें हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अमीन्स को रिएक्ट करते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन से हमारी आईएल में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये होता है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, इसे याद कर लेना। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के संग हम लोगों ने अपनी अमीन को रिएक्ट कराया, ये हमारी 1 डिग्री अमीन है, HCl निकल जाता है, ये H और ये Cl निकल जाते हैं, तो इस तरीके से ये एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाता है। अगर ये इंसॉल्युबल एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया, अब इसकी QH से रिएक्शन करा के ये इसका सॉल्ट बन गया, ठीक है जी। अब इसमें हम लोगों की ऑब्जर्वेशंस किस तरीके से रहती हैं, तो 1 डिग्री वाला जो है ये क्लियर सोल्यूशन देगा और एसिडिफिकेशन कराने के बाद इंसॉल्युबल एनाल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड दे देगा, ठीक है। जो 2 डिग्री वाला होगा वो इंसॉल्युबल एनएल डाइल्काइल देगा, ये इंसॉल्युबल होगा, और टर्शियरी वाले की रिएक्शन ही नहीं होगी। आई रिपीट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, इसकी रिएक्शन करा दो आपके अमीन के साथ। 1 डिग्री होगा तो सोलेबल एन एल्काइल दे देगा, 2 डिग्री होगा तो एन डाइल्काइल देगा और वो इनसॉल्युबल होगा, टर्शियरी वाला रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। ये है इसकी ऑब्जर्वेशंस। एक और टेस्ट होता है अमीन्स को डिटेक्ट करने का, प्राइमरी एज वेल एज एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स के लिए होता है, एंड दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको कार्बाइलामीन रिएक्शन कराई थी। अगर आपको याद नहीं हो रहा हो तो मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। ये देखो, ये रहा, दिस इज नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। मैंने कहा था एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है, प्राइमरी अमीन्स ये टेस्ट देती हैं, ठीक है। समझ में आई? ये टेस्ट लेकिन लैब में प्रिपेयर, लैब के लिए नहीं होता क्योंकि ये टॉक्सिक होता है ना, इसलिए लैब में नहीं कराते। कोई एक बच्चे को कुछ हो गया तो लैब को ताले लग जाएंगे, ठीक है। चलो, एक लास्ट टेस्ट होता है एजोटाइप टेस्ट।
ये सबसे प्रेफर्ड टेस्ट होता है लैब के अंदर, काफ़ी किया मैंने तो, काफ़ी किया है। कुछ नहीं होता है, एक वाटर बाथ लेते हैं, एक बेसिकली आइस बाथ बनाते हैं। आइस बाथ में एक बर्फ वर्फ रख के सब कुछ करके बनाते हैं। एनालिन होती है, एनालिन जो होती है ये नाइट्रस एसिड के संग रिएक्शन करती है, आइस कोल्ड मिक्सचर बनाते हैं तो बीडीसी बन जाता है हमारा इसमें। अब ये बीडीसी बनने के बाद क्या होता है, 2 नाफ्थॉल के संग इसकी रिएक्शन कर देते हैं बेसिक मीडियम में, तो ये हमारी ब्रिलियंट ऑरेंज डाई बन जाती है इस तरीके से। भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, ये यहाँ से ये H होगा, ये इसके संग जो है वो जा रहा होगा और ये इस तरह से कपलिंग हो रही होगी, एजो कपलिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये हो रही होगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लैब में अक्सर होती रहती है। ठीक है, आई बात समझ में। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, काफी धीरे पढ़ाया है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, है ना। सब चीजें कवर हो चुकी हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। बस ये है थोड़ा सा हमने डिटेल्स में नहीं गए हैं हम लोग, जो है हम लोगों ने, पर छोड़ा कुछ भी नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। अपने दोस्तों को संग शेयर करने की होती है, ऐसा मत करना कि आप अपने पास ही रखो, शेयर ना करो, ऐसा मत करो। ठीक है, और बेल आइकन को हिट करना होता है, ये बेल आइकन को हिट करना होता है। ठीक है, बाकी उसके साथ साथ अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ और बाकी सारी पीडीएफ और सारी इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन और डाउट्स से सबके रिगार्डिंग ये QR कोड स्कैन कर लेना, ये टेलीग्राम का है, ये RTI का है, ये व्हाट्सएप का है, स्कैन कर लेना। और जो ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इन पर भी जोड़ सकते हो। चलते हैं अगले लेक्चर में, या तो हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चंस कर लेंगे, इन सारे 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, इनके क्वेश्चंस हो जाएंगे, या फिर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कर लेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, देखता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।